इस अध्याय में आप लोग देखेंगे अधिगम के बारे में। इस अध्याय का नाम है लर्निंग। लर्निंग को ही हम लोग अधिगम भी बोलते हैं, लर्निंग को हम लोग सीखना भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो ये चीज़ें बहुत बार आती हैं कि अधिगम क्या है। अधिगम की अलग अलग परिभाषाएं हैं, आप लोग देख लीजिए कौन कौन सी हैं। पहला है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम लगभग स्थायी प्रकृति का परिवर्तन है। अधिगम प्रायोजन पूर्ण है। अधिगम व्यक्ति को समायोजन एवं अनुकूलन के लिए तैयारी कराती है। अधिगम विकास है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम रचनात्मक है। अधिगम पूर्ण परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होता है। अधिगम स्थानांतरी है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम अनुकूलन है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। अधिगम खोज परख है। इनमें से कोई भी परिभाषा मिलती है, जैसे आपकी हेडिंग प्रश्न आ गया अधिगम क्या है, और इनमें से कोई भी प्रकार की परिभाषा मिलती है तो ये मान के चलिए कि 100 में 100% आपकी वही सही होगी। तो आप अधिगम की जितनी भाषाएं हैं, जितनी परिभाषाएं हैं, इनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 1 से 2 बार पढ़ेंगे चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी आपकी। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो इस चैप्टर में दिए गए हैं, ठीक है, जिनको हम आपको बताएंगे 100 में से 100%। इनमें से कोई भी 1 से 2 प्रश्न, सिर्फ ये 2 मिनट की वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं, अभी जो बता रहा हूँ सीखने के महत्वपूर्ण सिद्धांत, इस टॉपिक से कम 2 से 3 नंबर आपको हर पेपर में मिलेंगे। किसी भी पेपर सेट को आप उठाकर देख लीजिए, 2 से 3 नंबर आपके कटने वाले नहीं है, वो अभी तुरंत क्लियर होंगे। सबसे पहला प्रश्न जो आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत दिया है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये स्किनर का दिया हुआ है, वी.एफ. स्किनर, इन्होंने दिया है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अगला है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ये दिया है आपका पावलोव ने, इनका पूरा नाम है इवान पी पावलोव। ठीक है, अगला है समीपता का अनुबंध सिद्धांत, ये गुथरी का दिया हुआ है, ज़्यादातर नाम आपको गुथरी आता है लेकिन इसका पूरा नाम एडविन रे गुथरी है। अगला प्रबलन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया है? हल के द्वारा दिया गया है, जिनका पूरा नाम है क्लार्क एल हल। आप स्वयं देख पा रहे होंगे, और यदि आपने इसके पहले कभी भी टेट सीटेट की कोई भी परीक्षाएं दी हैं, किसी भी स्टेट के आप हों, तो आपको ये प्रश्न जरूर मिले होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल पुख्ता सबूतों के साथ हम बात कर रहे हैं कि ये प्रश्न आपको जरूर मिले होंगे, और हो सकता है सही भी हुए हो सकता है कि कन्फ्यूजन में गलत भी हुए। तो लेकिन ये प्रश्न अब आपको कभी नहीं भूलेंगे यदि आपने 1 से 2 बार और देख लिए। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, ये एक नया प्रश्न आपका बना है, इसको दिया है आपका एडवर्ड चेस टालमैन। तो इसका टालमैन भी पूछा जा सकता है, तो ये प्रश्न आपका नया है इसलिए पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। अगला सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, ये प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत बार आया है, ये कोहलर के द्वारा दिया गया है, जिनका पूरा नाम है वुल्फ गैंग कोहलर या उल्फ गंग कोहलर। वुल्फ गैंग कोहलर नाम है इनका, या इन्हीं को उल्फ गंग कोहलर भी बोलते हैं। यदि सिर्फ कोहलर आता है तो भी यही होगा, वुल्फ गैंग आता है, वुल्फ गैंग आता है तो भी यही होगा, उल्फ गंग कोहलर आता है तो भी आपका यही होगा। अगला है आपका अधिगम क्षेत्र का सिद्धांत, ये कुर्ट लेवन, हालांकि ये प्रश्न ज़्यादा पूछा नहीं गया है लेकिन अब साथ में है तो हम आपको बता दे रहे हैं। अगला अधिगम सोपान का सिद्धांत, ये प्रश्न बहुत बार आया है, R.M. गैने, अधिगम सोपान का सिद्धांत R.M. गैने ने दिया है। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये अल्बर्ट बंडोरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो ये सारे प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी जो मैंने आपको बताई। यदि आपने नोट न की हो तो कृपया नोट जरूर कर लें, क्योंकि इसी टॉपिक से, सिर्फ इसी
पार्ट से 2 मिनट के जो पार्ट में मैंने आपसे चर्चा की, इसी से आपके बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न और भी हैं जो फिर बने हैं आपके। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ये हालांकि मैं बता चुका हूँ, इवान पी पावलोव के द्वारा है। क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत में कौन से तत्व पर जोर दिया गया है? क्लासिकी का मतलब क्लास भी समझ सकते हैं। अनुबंध सिद्धांत में पुनरावृत्ति पे मतलब दोहराने पे जोर दिया गया है। और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस जानवर पर प्रयोग किया गया? ये कुत्ते पर प्रयोग किया गया था, पावलोव जी के द्वारा हुआ था, कुत्ते पर प्रयोग किया गया था ये आपका। अगला प्रश्न है इसी में, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में प्राकृतिक उद्दीपक कौन है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में जो प्राकृतिक उद्दीपक माना गया है वो किसे माना गया है? भोजन को माना गया है। ठीक है, प्राकृतिक उद्दीपक कौन है? भोजन को माना गया है। और कुत्ते के मुंह में लार का आना क्या है? प्राकृतिक अनुक्रिया। जब कुत्ता भोजन को देखता है और भोजन उसे नहीं मिलता है तो उसके मुंह में क्या होती है? लार ऑटोमेटिक आना चालू हो जाती है। ये आपकी प्राकृतिक अनुक्रिया है। घंटी का बजना क्या है? अप्राकृतिक उद्दीपक। क्योंकि यदि मान के चलो बिल्ली को पता है कि जैसे मैं घंटी बजाऊंगी तो मुझे खाना मिलेगा, तो एक बार बजाती है, खाना मिल जाता है, दोबारा इंतजार करती है, खाना नहीं मिलता, लेकिन जैसे घंटी बजाती है फिर खाना मिल जाता है, तो फिर क्या होगी? उसकी आदत पड़ जाएगी, जब भी उसे भूख लगेगी वो घंटी बजाएगी। तो ये क्या है? अप्राकृतिक उद्दीपक है। ये कहीं ना कहीं अपने तरफ से करना पड़ रहा है। अगला, समय की पाबंदी का ज्ञान किस सिद्धांत से होता है? अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत से आपका समय की पाबंदी का ज्ञान होता है। समय की पाबंदी का ज्ञान किससे होता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत आपके महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, जो बच्चे सीटेट टेट का कोई पेपर दे चुके हैं वो स्वयं जानते होंगे कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और जिन्होंने नहीं दिया है उनको मैं सिर्फ बता सकता हूँ ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप नोट करिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे ही जाएंगे। इसमें बोला गया है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में, तो इसमें लगभग सभी आदतों का निर्माण अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है। सभी आदतों का निर्माण, जैसे इसी में बौद्धिक संक्रिया होती है। बौद्धिक का मतलब क्या है? जोड़ घटाना, गुणा भाग। ठीक है, और शब्दार्थ को सिखाते समय शिक्षिका इसी सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। जब कोई बच्चे को सिखाया जाता है तो यही सिद्धांत है जो कार्य करता है, जो गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब चीज़ सिखाना। अगला प्रश्न इसी के अंतर्गत में अगला पॉइंट है इसी का, अच्छी आदतें इसी सिद्धांत का व्यवहारिक परिणाम है। स्वच्छता व सफाई से रहने की आदत इसी सिद्धांत के अंतर्गत है। समय की पाबंदी भी इसी में आती है। बड़ों का सम्मान करना भी इसी के अंतर्गत में आता है। तो ये सारे इसी में थे। कुछ और प्रश्न है जो कि इसी पॉइंट में दिए गए हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ेंगे। तत्परता का सिद्धांत, ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय है और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमने आपको इसकी कुछ चीज़ें वन लाइनर में दी हैं, नहीं तो हम सीधे प्रश्नोत्तर भी चल सकते थे। तत्परता का जो नियम था वो किसने दिया था? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक भी आप कह सकते हैं। बिल्ली पर अधिगम के सिद्धांत की खोज किसने की? थॉर्नडाइक ने। देखिए, पावलोव ने कुत्ते पे की थी और थॉर्नडाइक ने किसमें की? बिल्ली पे की। तत्परता का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया था। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये थे आपके अमेरिका के। प्रभाव का नियम किसने दिया? प्रभाव का नियम दिया था आपका एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। अभ्यास त्रुटि का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? ये भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। सीखने के लिए किस तत्व का होना जरूरी है? सीखने के लिए प्रेरणा का होना बहुत जरूरी है। सीखने के लिए क्या जरूरी है? प्रेरणा। अगला है, सीखने के लिए कौन सा तत्व केंद्रीय तत्व है? पुनर्बलन आपका केंद्रीय तत्व होता है। यहाँ पर क्या है? पुनर्बलन आपका केंद्रीय तत्व होता है। तो ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई, और ये अध्याय आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय है। इसमें कम से कम मैं मानता हूँ कि यदि आपने पूरी चीज़ों को सीखा तो कम से कम 5 से 7 नंबर तक आपके प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक है, अब देखिए चलते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ, देखते हैं आपने कितना सीखा इसमें से। यदि तुरंत की चीज़ आपको याद है तो आप प्रश्नों के आंसर दे पाएंगे। यदि आपको ये सिद्धांत पसंद आए तो फटाफट आप वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट ज़रूर छोड़ें। अभी इसमें कुछ चीज़ें और भी रह गई हैं मुझे लगता है।
कुछ चीज़ और रह गई हैं, उसके पहले ये भी देख लेते हैं। ये भी परीक्षा उपयोगी हैं आपके। बीएफ स्किनर कहाँ के थे? अमेरिका के थे। बीएफ स्किनर अधिगम के सिद्धांत के लिए मुख्यतः किस जानवर का प्रयोग करते हैं? तो स्किनर ने चूहे का किया है, ठीक है। थॉर्नडाइक ने किसका किया? बिल्ली का। पावलाव ने कुत्ते का, और स्किनर ने चूहे का किया। बीएफ स्किनर की पुस्तक का नाम क्या है? द बिहेवियर ऑफ ओरिज्म। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? ये भी आपका बीएफ स्किनर ने दिया था। और बीएफ स्किनर ने चूहा के अतिरिक्त और किस पर प्रयोग किया था? कबूतर पे किया था। बीएफ स्किनर ने चूहे के अतिरिक्त और किस पक्षी पर इसका प्रयोग किया था? तो ये आपका कबूतर पर किया था। तो स्किनर जी के बारे में था इसमें। और ये चैप्टर ही इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें से आपके बहुत सारे प्रश्न ऐसे बने हैं जो कि आपके परीक्षाओं में आते हैं। और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहला कारक है शारीरिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, पर्यावरणीय कारक, ध्यान, थकान, स्मरण, विस्मरण, अभिप्रेरणा और परिपक्वता और अधिगम की इच्छा। ये 10 पॉइंट है, आप देख सकते हैं। ये 10 पॉइंट हैं जो कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो इनको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके बनते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक का नाम बताइए। 3 कारक कुछ और लिखे होंगे, हो सकता है चौथे में आपका थकान लिखा हो, या फिर ध्यान लिखा हो सकता है स्मरण लिखा हो सकता है विस्मरण लिखा हो, अभिप्रेरणा लिखा हो, परिपक्वता लिखी हो, शारीरिक कारक लिखा हो, मनोवैज्ञानिक लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन यदि आपने याद किया है तो आप ज़रूर एक सही आंसर दे पाएंगे। अब देखिए, मैं चलता हूँ प्रश्नों की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने अभी तक की चीज़ें ध्यान से सुनी हैं तो आप उनका सही उत्तर दे पाएंगे। पहला प्रश्न देखिए, कहता है कि जब मैं अपने दरवाजे के सामने कुत्ते को बैठा पाता हूँ तो मैं हमेशा डरा धमका कर, ठीक है, उसे भगा देता हूँ। अब वह मुझे जब भी दूर से आते देख लेता है तो हमें दरवाजे पर पहुँचने से पहले ही कुत्ता भाग जाता है। मतलब कुत्ते के साथ क्या हुआ? मैं जब भी आता हूँ और दरवाजे पर कुत्ते को बैठा हुआ देखता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? उसे डरा धमका कर उसे भगा देता हूँ। अब कुछ दिनों बाद जब ये डेली यही प्रक्रिया होगी तो क्या होगा? कुत्ता उस व्यक्ति को पहचान गया, और जैसे कुत्ता मुझे दूर से आते हुए देखता है तो क्या करता है? पहले से भाग जाता है। यह कुत्ते की अधिगम की प्रक्रिया कैसी है? तो कुत्ते ने क्या किया? बार बार चीज़ों को देखा, तो क्या किया? अनुकरण का मतलब एक ही चीज़ को बार बार दोहराया जा रहा है, और उसके द्वारा उसने क्या किया? सीखा। क्या सीखा? कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, यदि मैं खुद नहीं भागा तो मुझे भगा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाता है, ठीक है, अनुकरण द्वारा सीखना। इसी तरह बच्चों को होता है कि एक अक्षर अगर आप बार बार सिखाते हैं, एक बार बताएंगे, 2 बार बताएंगे, 4 बार बताएंगे, लेकिन 2-4-10 बार के बाद ऐसी स्थिति आती है कि बच्चा स्वयं से भी वही चीज़ें बोलने लगता है, ठीक है। यदि मैं जानता हूँ कि 2 के पहाड़े को यदि आप 10 बार पढ़ें तो सामने वाला बच्चा हो सकता है कि आधा ही सीखे, लेकिन सीख जरूर जाएगा। और यदि बार बार उसके सामने वो चीज़ें पढ़ी जाएंगी तो एक दिन में नहीं, 2 दिन में सही, 2 दिन में सही, 3 दिन में सही, वो उस लाइन को जरूर सीखेगा। छोटा से छोटा बच्चा भी अक्षरों को पहचानना सीख जाता है, क्योंकि वो उसी माहौल में रहता है। तो जब कुत्ते ने चीज़ें देखी कि मेरे साथ रोज़ यही हो रहा है, ये व्यक्ति रोज़ आता है, मुझे भगा देता है, अब वो कुत्ता उस व्यक्ति को पहचान जाता है, और जैसे उसे आते हुए देखता है तो उसे भगा देता है। ये सिद्धांत किसका है? अनुकरण और सीखना। अगला है अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत आपने ऊपर पढ़े होंगे, तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक है आपके कोहलर। तो विकल्प नंबर डी सही है। अगला है समीपता अनुबंध सिद्धांत किसका है? एडविन रे गुथरी का, पावलाव का, स्किनर का, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। समीपता अनुबंध सिद्धांत किसका है? एक बार बताइए, आपने पढ़ी हैं पिछली चीज़ें। एडविन रे गुथरी का है, पावलाव का है, स्किनर का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समीपता अनुबंध सिद्धांत किसका है?
समीपता अनुबंध सिद्धांत, ये है आपका एडविन रे गुथरी का है। अगला है आपका चौथा नंबर है, कहता है थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में पुनर्बलन का कार्य करता है। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में पुनर्बलन का कार्य करता है। कौन करता है? थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में पुनर्बलन का कार्य करता है। कौन करता है? तो ये जो उद्दीपक है यही पुनर्बलन का कार्य करता है। तो 4 का क्या होगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है अधिगम सोपानकी को R.M. गैने ने कितने भागों में विभाजित किया है? अधिगम सोपानकी को R.M. गैने ने कितने वर्गों में विभाजित किया है? 5वें नंबर का सही आंसर दीजिए। 7 वर्ग हैं, 6 वर्ग हैं, 8 वर्ग हैं या फिर 11 वर्ग हैं। ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। ये है आपका विकल्प नंबर सी सही होगा, 8 वर्ग। अगला है अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक। देखिए आ गया ना अभी तुरंत। इसमें कहता है शारीरिक या मनोवैज्ञानिक या पर्यावरणीय या फिर कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें कहता है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं ये भी प्रभावित करता है अधिगम को, मनोवैज्ञानिक प्रभावित करता है, पर्यावरणीय भी प्रभावित करता है। तो इसमें से उत्तर नंबर यही आपका सही होगा, डी नंबर। बाकी तीनों आपके गलत हो जाएंगे। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और यही आपका आंसर सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। अगला प्रश्न है कोहलर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? जो आंसर सही है रूस है। इसमें ये गलत टिक लगा हुआ है, इसकी तरफ ध्यान न दीजिएगा। कोहलर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ये आपके रूस के थे। अगला है टाई बान्ना थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत पर समप्रभावित है? टाई बान्ना थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत को समप्रभावित करता है? 8वां नंबर है। तो ये आपका अभ्यास का नियम, ठीक है। यदि आप चीज़ों को बार बार देखेंगे तो ये आपके अभ्यास के अंतर्गत आ जाएगा और उन चीज़ों को आप सीख सकते हैं। अगला है चिंपैंजी जो सुल्तान था उस पर सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सुल्तान पर जो प्रयोग था सबसे पहले किसने किया था? तो सुल्तान पर सबसे पहले प्रयोग किया था आपके कोहलर ने, ठीक है। तो इसका थॉर्नडाइक, पावलोव ये गलत हो जाएंगे इसके आंसर। 10वां प्रश्न है R.M. गैने ने अधिगम सोपानकी में मुख्य विशेषता क्या है? R.M. गैने की जो अधिगम सोपानकी है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? जो R.M. गैने की सोपानकी है वो आपकी सरल से कठिन की ओर है। देखिए मैं आपसे बता दूं हमारा जो भी टॉपिक है हम चाहते हैं कम से कम समय में हम आपको अधिक से अधिक चीज़ों को कवर करवा सके, ठीक है। हमारे पास वो नहीं है कि 20 प्रश्नों को लेकर हमने पूरे 2 घंटे आपके बर्बाद कर दिए, ठीक है। विस्तार से व्याख्या तो होती है, ठीक है। ये मैं मानता हूँ कि जो मतलब कम प्रश्न होते हैं उसमें व्याख्या ज़्यादा होती है, लेकिन दे सके तो ध्यान दीजिएगा कि हमने आपको कोशिश ये की है कि कम से कम समय में हम आपको अधिक से अधिक चीज़ें दे पा रहे हैं। अब बात ये आपकी आती है कि आप हमें किस प्रकार कोऑपरेट करते हैं। अब आपकी तरफ से क्या है कि कम से कम यदि आपको वीडियो बेहतर लगे, अगर आपको लगता है महत्वपूर्ण है, चीज़ें छाट कर आपको दी जा रही हैं, अगर आपको भी लगता है हमारे लिए बेहतर है तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को सभी दोस्तों को शेयर करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें और यदि आपने बेल आइकन अभी तक भी प्रेस नहीं किया है तो कर लें क्योंकि हमारे यहाँ से टेट, सीटेट, सुपर टेट और किसी भी स्टेट के हों अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। और प्रतिदिन सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे आपको बाल मनोविज्ञान से संबंधित एक वीडियो प्राप्त होगा जो कि कहीं ना कहीं ये तो प्रैक्टिस सेट का होगा, ये तो पेडागोजी से संबंधित होगा। अगला देखते हैं, कहते हैं कौन सा मनोवैज्ञानिक अपने अधिगम के सिद्धांत में स्वयं सिद्धों एवं प्रमेयों का प्रयोग किया है? ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है? कौन सा वैज्ञानिक जिसने अधिगम के सिद्धांतों में स्वयं सिद्ध की हुई प्रमेयों का प्रयोग किया है? कौन सा है? तो ये आपके कोहलर जी हैं। तो विकल्प नंबर इसमें ए ही सही हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है सीखने के लिए किस तत्व का होना आवश्यक है?
सीखने के लिए किस तत्व का होना आवश्यक है? सीखने के लिए भूख का आवश्यक है, भोजन का, आनंद का या पुनर्बलन का? तो मैं आपको बता दूं, जब तक सीखने के लिए आपके पास भूख नहीं होगी तब तक जीवन में आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो आपका विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अप्राकृतिक उद्दीपक क्या है? अप्राकृतिक उद्दीपक क्या है? भोजन है, पुनर्बलन है, भूख है या घंटों की आवाज़ है? ठीक है, तो प्राकृतिक का मतलब जो ऑटोमेटिक चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर अप्राकृतिक कहता है तो ये आपके घंटों की जो आवाज़ होगी, जो कि हमारे तरफ से बजाया जा रहा है, क्योंकि जब घंटी लगती है तभी हमें समझ में आता है कि पीरियड ख़त्म हो गया या लंच का टाइम हो चुका है। तो ये सब क्या है? अप्राकृतिक उद्दीपक है। तो ये आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, प्राकृतिक उद्दीपक क्या है? भूख है, भोजन है, पुनर्बलन है या घंटों की आवाज़ है? प्राकृतिक अब बताना है आपको। प्राकृतिक में जो भोजन है आपका, ये है, ये प्राकृतिक उद्दीपक के अंतर्गत आता है। अगला है, समय की पाबंदी का ज्ञान किस नियम के अंतर्गत होता है? बताइए। 15वां नंबर है, समय की पाबंदी का ज्ञान किस नियम के अंतर्गत होता है? यह आपका अनुकूलित अनुक्रिया के अंतर्गत होता है। समय की पाबंदी का ज्ञान अनुकूलित अनुक्रिया के अंतर्गत होता है। साइकिल चलाना कैसा अधिगम है? साइकिल चलाना कैसा अधिगम है? अभ्यास के नियम है या प्रकाश एवं त्रुटि है, क्रिया प्रसूत है या प्रभाव का नियम है? तो साइकिल चलाना ये कैसा है? आपका अभ्यास का नियम है। तो विकल्प नंबर इसमें ए आपका सही हो जाता है, अभ्यास का नियम। अगला है, टाइप मशीन चलाना कैसा अधिगम है? टाइप मशीन चलाना कैसा अधिगम है? प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रयास एवं त्रुटि का नियम है। 17 नंबर है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा अभ्यास का नियम। मतलब कोई भी चीज़ यदि हम चलाते हैं तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं वो अभ्यास का नियम ही कहलाता है। अगला है, अधिगम के लिए केंद्रीय तत्व हैं। अधिगम के लिए 18वां नंबर है, अधिगम के लिए केंद्रीय तत्व है। कौन सा है केंद्रीय तत्व है? अधिगम है, पुनर्बलन है, जन्मजात है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? पुनर्बलन हो जाएगा। अगला है, चिन्ह सिद्धांत, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत मैंने सब शुरू में ही बताया था आपका। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? 19वां नंबर है, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो गुथरी ने दिया है, टालमैन ने दिया है, रॉस ने दिया है या हल ने दिया है? गुथरी ने, टालमैन ने, रॉस ने या फिर हल ने? किसने दिया है बताइए फटाफट। ये दिया है आपका टालमैन ने। तो विकल्प नंबर यहाँ पर बी आपका सही हो जाता है। अगला है, भूल भुलैया किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? रॉस से है, टालमैन से है, गुथरी से है या हल से है? तो भूल भुलैया आपकी टालमैन से संबंधित है, अतः विकल्प नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न नंबर 21, कहते हैं कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास उतना ही अधिक होगा। यह मत किसने दिया था? 21 नंबर है, कहता है कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यह मत किसका है? फटाफट बताइए इसको। गुथरी का है, टालमैन का है, रास का है, फिर इनमें से किसी का नहीं है। कहते हैं कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास उतना ही अधिक होगा। ये बात किसने कही? गुथरी ने कही, टालमैन ने कही, रास ने कही, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो भैया है कौन? तो है इसका सही आंसर कोहलर। कोहलर ने बोला था कि कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास उतना ही अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोहलर। ठीक है। अगला है, किस मनोवैज्ञानिक ने कबूतर पर प्रयोग किया था? स्किनर ने, रॉस ने, थॉर्नडाइक ने या फिर इनमें से कोई नहीं? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, किसने किया था फटाफट बताइए। तो देखिए इसमें रॉस और थॉर्नडाइक तो है नहीं है, तो हमारे बच्चे स्किनर, तो आपका यही आंसर सही होगा। 22 का ए नंबर सही होगा, स्किनर ने। तो उम्मीद करते हैं सभी प्रश्नों की जितने भी शॉर्ट व्याख्या थी वो मैंने आपको बताई।
किसी भी प्रश्न को मैंने ज़्यादा लंबा खींचा नहीं, ज़्यादा समय आपको बर्बाद किया नहीं। ठीक है, अब आपको भी समय नहीं बर्बाद करना है। फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों को शेयर करें और कम से कम एक कमेंट अपने तरफ से ज़रूर भेजें। धन्यवाद।